हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का मध्य क्षेत्र, 8 जिले और 36 सीटों को समेटे ये इलाका नर्मदा नदी से अपनी खास पहचान रखता है। यहाँ नदी की धार की तरह सियासत बहती है। तमाम राजनीति को समेटे मध्य क्षेत्र में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे कम भोपाल की 7 सीटों पर 66% वोटिंग। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है मध्य क्षेत्र। सीएम शिवराज की सीट बुधनी मध्य में ही शुमार है। सियासत का सेंटर राजधानी भोपाल भी मध्य में ही आता है। 2018 में 36 में से 24 सीटों पर बीजेपी जीती थी। पीएम मोदी के खास फोकस में रहा है मध्य इलाका। जनजाति सम्मेलन के जरिए एसटी वोटर्स को साधा गया है। वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन की सौगात मिली है। भोपाल में मोदी ने कार्यकर्ता महाकुंभ किया। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन से मैसेज दिया। राजधानी में चला धुआंधार दौरों का सिलसिला। गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैक टू बैक बैठकें। बीजेपी को टक्कर देने राहुल प्रियंका ने सभाएं की। राहुल गांधी ने भोपाल में जोरदार रोड शो किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां जनसभा की। इसके अलावा बीजेपी संगठन के कद्दावर नेता और कई कैबिनेट मंत्री भी मध्य इलाके से आते हैं। अपने परंपरागत इलाके से बीजेपी को वही मैंडेट मिलने का भरोसा है, तो कांग्रेस इस बार रिकॉर्ड तोड़ने की बात कह रही है। देखिए, जब मध्य प्रदेश का रण हम जीत रहे हैं तो मध्य तो जीतेंगे ही, और हर जगह ऐतिहासिक आंकड़ों के साथ जीतेंगे, ये तय है। पूरे प्रदेश का वातावरण है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बहुमत से आ रही है। देखिए, मैं पूरे प्रदेश में जब एक तरह का करंट है, एक तरह का वातावरण है, तो मैं समझता हूं कि मध्य भारत में भी अच्छी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी। मध्य क्षेत्र की सियासी तासीर गंगा जमुनी तहजीब की दर्शन कराती है। इस इलाके में नर्मदा की कलकल बहती धारा के साथ अजान के स्वर भी सुनाई देते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में धर्म के आधार पर भी मतों का विभाजन देखने को मिला है। तरह तरह के समीकरण समेटे मध्य इलाके की महाभारत कौन जीतता है, इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा। सवाल नंबर 1, क्या मध्य की महाभारत में बीजेपी का दबदबा कायम रहेगा? सवाल नंबर 2, बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? सवाल नंबर 3, 23 के चुनाव में मध्य के कौन से मुद्दे गेम चेंजर साबित होंगे? चलिए, नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मध्य की महाभारत। और जैसा हम लगातार बीते कुछ दिनों से मध्य प्रदेश का एक रीजन वाइज एनालिसिस, अंचलवार विश्लेषण करते चले आ रहे हैं, उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम देखेंगे, जिसे भोपाल संभाग भी हम कहते हैं, और अगर उसको राजनीतिक विश्लेषण और चुनावी विश्लेषण की दृष्टि से कहें तो वो कहलाता है मध्य भारत। तो मध्य भारत में क्या स्थिति होगी, क्योंकि आमतौर पर ये बीजेपी का अच्छा साथी माना जाता रहा है, लेकिन सिचुएशंस बदलती भी रही हैं। और इस चुनाव में तो बहुत दावे हैं, ये रीजन जो कभी इस पार्टी का था इस बार नहीं होगा, परिवर्तन हैं, चेंजेस हैं। आज इसी को समझेंगे हम। हमारे साथ कुछ रीजन वाइज सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे, और स्टूडियो में हमेशा की तरह मेरे साथी, जिन्होंने काफ़ी पसीना बहाया है इस चुनाव को समझने के लिए, मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे साथ रहेंगे। मनोज, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही राम किशोर पवार जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं बैतूल से। मैं बहुत स्वागत करता हूं राम किशोर पवार जी का। और राम किशोर पवार जी के साथ ही अजय जैन, वरिष्ठ पत्रकार हैं विदिशा से, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले विदिशा की तरफ हम चलें, क्योंकि वहाँ की सीट को लेकर काफ़ी रस्साकशी रही और काफ़ी सारी बातें हुई। और विदिशा एक तरह से मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका दूसरा गृह क्षेत्र कहा जाता है। मूल रूप से तो वो जैत के और बुधनी के रहने वाले हैं, लेकिन विदिशा एक तरह से उनकी कर्मस्थली रही है। तो ये दोनों घर माने जाते हैं उनके, विदिशा भी और बुधनी भी, जो सीहोर ज़िले का हिस्सा है। सबसे पहले अजय जी मुझे समझाइए कि विदिशा क्या बोल रहा है। मतलब विदिशा यानी आसपास की सीटें तमाम काफ़ी महत्वपूर्ण सीट्स रही हैं वहाँ,
जिसमें पूर्व मंत्री दिवंगत लक्ष्मीकांत शर्मा जी की सिरोंज सीट भी शामिल है। गंजबासौदा की बात कर लें, विदिशा की बात कर लें, किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं विदिशा में, और क्या कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आपका हमारा इंतजार कर रहे हैं? शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विदिशा की जो राजनीति है पूरे मध्य प्रदेश पे उसकी नजरें होती है, विदिशा जिले की राजनीति पे। और इस बार जिस तरह मध्य प्रदेश में घमासान दिखाई दे रहा है, सेम स्थिति जो है विदिशा जिले में भी इस बार सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि ये पहला मौका है। यहाँ पर जो है भाजपा का परंपरागत गढ़ माना जाता है विदिशा को, लेकिन यहाँ पर आज की स्थिति में हम ये कहें कि ना तो भाजपा ना ही कांग्रेस जो है, वो दोनों दलों ये स्पष्ट रूप से कह पा रहे हैं कि हम यहाँ कोई सीट जीत रहे हैं। पहली बार विदिशा जिले में पांचों विधानसभा क्षेत्रों में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। जी जी, कांटे का मुकाबला। और आपको क्या कुछ हम सरप्राइज एक्सपेक्ट करें? क्योंकि लोगों की रुचि इस समय ये जानने में बहुत रहती है, होगा नहीं होगा। ये तो देखिए, जैसे कुंडली को बांचते समय कई बार विद्वान ज्योतिष की बात भी उस तरह से फलीभूत नहीं होती, और उस पर कर्म का भी असर होता है, बदलती हुई परिस्थितियों का भी असर होता है। तो आप भी अगर कोई ऐसा आपको लग रहा हो कोई चौंकाने वाला नतीजा भी विदिशा में है, तो थोड़ी चर्चा उसकी भी हो जाए। बिल्कुल हो सकता है। विदिशा जिले में जो है इस बार जो भी परिणाम आएंगे वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले आएंगे। विदिशा विधानसभा क्षेत्र में ही जो है जिस तरह से पहले जो है जब टिकट प्रत्याशी की घोषणा हुई तो ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव एक तरफा जाएगा, लेकिन जो है बाद के दिनों में वो स्थितियां बदलते गई और आज दोनों प्रत्याशी आमने सामने कड़े मुकाबले में हैं। इसी तरह गंजबासौदा में जो है हम यदि बात करें तो वहां पर जो है वहां पर भी शुरुआती दौर में कुछ अलग परिणाम की स्थिति बन रही थी, लेकिन आज के दौर में जब मतदान के बाद हम बात करते हैं तो स्थितियां काफी बदली हुई है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो जो लाडली बहना का जो पूरे मध्य प्रदेश की बात कही जा रही है, तो इससे विदिशा जिला भी अछूता नहीं है। जो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो पूरा का पूरा निर्णय जो है इस बार खासकर लाडली बहना के ऊपर माना जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है पिछले 5 वर्षों की बात बिल्कुल तो बिल्कुल 4-5% जो है मतदान मैं आता हूँ अजय जी, आता हूँ। तो लाडली बहना का ग्राफ वहाँ भी काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसा दावा अजय जी की तरफ से आ रहा है। प्रमोद पगारे जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ होशंगाबाद से, नर्मदापुरम संभाग से। उनका बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और खरी खरी कहने के लिए भी पहचाने जाते हैं, और संयोग से करीब करीब 2 दशक पहले मैं भी इसी नाम के एक प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, खरी खरी। पगारे जी को याद होगा। पगारे जी, थोड़ी अपनी गंभीरता कम करेंगे तो मेरा थोड़ा ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा, थोड़ा आप मुस्कुराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आवाज़ मुझे लगता है उन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि उनके चेहरे के भाव अपरिवर्तित हैं। चलिए, हाँ, आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही, नहीं तो मुस्कुराने की बात पर तो वो ज़रूर मुस्कुराते। चलिए, मैं रामकिशोर पवार जी की तरफ चलता हूं, जो लगातार मुस्कुरा रहे हैं, और जिस तरह की उनकी फिटनेस है उसको भी प्रणाम है सर। कार्यक्रम के बाद मैं समझूंगा कि किस तरह का आपका, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोर्चे पर तैनात होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं आप। पवार साहब, बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है बैतूल और उसके आसपास का, और ट्राइबल इलाकों पर बड़ा फोकस रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। प्रधानमंत्री की रैलियां इस बार बहुत डिज़ाइन तरीके से ट्राइबल क्षेत्रों में हुई हैं। क्या लगता है आपको, और लाडली बहना का इम्पैक्ट क्या रहा? लेकिन सबसे पहले ओवरऑल एक पिक्चर प्रस्तुतिकरण। जी सर, बैतूल के बारे में ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिला है। बैतूल में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, और बैतूल ने पूरे मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी बहुचर्चित विधानसभा है बैतूल, जहां पर प्रदेश के 2 करोड़पति प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना और लक्ष्मी योजना यहाँ पे काम कर रही है। करोड़ों का चुनाव था, बहुत महंगा चुनाव है इस बार बैतूल जिले का। और बैतूल जिले के आसपास की जो दूसरी क्षेत्र है, आमला है, मुल्ताई में भी काफी कांटे की टक्कर है। पूर्व केंद्रीय अपने कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे की टक्कर उनके स्वजाती प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख से है। बहनदेई में 2 पुराने प्रत्याशी आमने सामने हैं, धर्मू सिंह सिरसाम और महेंद्र सिंह चौहान। महेंद्र सिंह चौहान कोटकू जाति से आते हैं और धर्मू सिंह आदिवासी आते। पवार साहब, क्या बैतूल के नतीजे इस बार क्या संदेश लेकर आए? कौन मुस्कुरा सकता है, कौन थोड़ा
परेशान हो सकता है? अगर इसको आप संकेतों में, इशारों में या खुलकर जैसा आप चाहें अगर हमें बताएं तो। इसे बैतूल का नतीजा तो वास्तव में पूरी मध्य प्रदेश की राजनीति में ये मील का पत्थर साबित होगा कि दोनों पार्टी, दोनों जो योद्धा है वो कमर कस के धन बल, बाहुबल हर प्रकार से मैदान में डटे हुए। और ये आंकड़े की जो इस बार की जो बैतूल की पिछली बार 20-22 हजार से जो हेमंत खंडेलवाल चुनाव हार चुके थे, इस बार ऐसी कांटे की टक्कर है कि चुनाव का परिणाम लगभग 2-4-5 हजार वोटों के बीच में ही होना है कि दोनों कांटे की टक्कर में दोनों प्रत्याशी एक दूसरे के सामने खड़े हैं। और बैतूल जिले की अगर हम बात करें, तमाम सीटों की बात करें बैतूल के आसपास की, तो वहां आपको क्या लगता है पड़ला किसका भारी दिख रहा है आपको? सर बैतूल के बारे में तो हम नतीजा ये कह सकते हैं कि 3-2 का आंकड़ा रहेगा सर। 3 किसका? 3 लगभग बीजेपी जा सकती है या 3 कांग्रेस जाएगी। अच्छा, पिछली बार में 4 कांग्रेस थी, 1 बीजेपी थी। जी जी जी, 4 इस बार जी 3-2 का आंकड़ा रहेगा सर। तो ये आप बड़ी मतलब बीजेपी के लिए आप मुस्कुराने की बात कर रहे हैं। और निसंदेह सर लाडली बहना योजना का लाभ तो भाजपा को मिलना है। और दूसरी चीज सर, कैबिनेट मंत्री जो रह चुके थे बैतूल से, सुखदेव पांसे, उनके खिलाफ उनका स्वजाति कैंडिडेट जो खड़ा हुआ है वो उनपे काफी भारी पड़ रहा है चंद्रशेखर देशमुख। वो कांग्रेस की वो सीट तो डावाडोली स्थिति में। चलिए पगारे साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? प्रणाम कर रहा हूं सर आपको। अब मुस्कुराए आप, पहले ऐसी गंभीर मुद्रा में बैठे थे कि मैं थोड़ा चिंतित हो रहा था। मैंने कहा खरी खरी बोलने वाले, और कभी मेरा भी जुड़ाव खरी खरी नाम के एक कार्यक्रम से रहा है। जी तो चलिए खरी खरी बताइए कि विदिशा में 2 सगे भाइयों की टक्कर है होशंगाबाद में। जी, और यहाँ एक ऑटो भी दौड़ रहा है बड़ी तेजी से, और उस ऑटो की, क्योंकि भोपाल के ऑटो बड़े फेमस हैं, हैदराबाद और भोपाल इनके ऑटो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो ये 2 भाइयों की टक्कर बीजेपी कांग्रेस के, और उसके बीच में एक ऑटो, किस तरह विश्लेषण करते हैं निर्दलीय जो महोदय लड़ रहे हैं ऑटो सिंबल के साथ? जी, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, ये उनका 6वां चुनाव है जी, और उनके जो बड़े भाई हैं गिरिजा शंकर शर्मा, उनका ये 3रा चुनाव है जी। पर हुआ ये है कि भाजपा से चुनाव जीतने वाले गिरिजा शंकर जी ने एन मौके पर कांग्रेस ज्वाइन की और डॉक्टर शर्मा को भाजपा ने टिकट दे दिया, तो दोनों भाई आमने सामने हो गए। परंतु एक भगवती चोरे जो थे टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिलने पर वे सामाजिक दृष्टिकोण से चुनाव में खड़े हुए। चौरे जी कांग्रेस से दावेदार थे? नहीं, भारतीय बीजेपी से। जी, सांसद समर्थक माने जाते हैं वो, जो राव उदय प्रताप सिंह जी हैं उनके कट्टर समर्थक माने जाते हैं जी। और वो चुनाव में कूदे निर्दलीय के रूप में। और क्षेत्र में आप जो बोल रहे हैं कि ऑटो दौड़ रहा है, सड़क पर तो दौड़ रहा है, अब वो बोर्ड में कितना तब्दील हुआ ये सोचने का विषय होगा। परंतु एक निर्दलीय ने आकर के दोनों राजनीतिक दलों के जो अभी तक के समीकरण थे उस पर प्रश्न चिन्ह तो लगाया है। ओवरऑल और जो सीटें हैं होशंगाबाद संभाग की, प्रमोद जी आप वहां क्या दृश्य देखते हैं? और होशंगाबाद जी जी, होशंगाबाद संभाग में मेरे हिस्से में होशंगाबाद जिला है जी, तो रायसेन की जानकारी मेरे को नहीं है जी। तो होशंगाबाद बैतूल का भी आपने बात करी ली। होशंगाबाद में 4 सीटें हैं जी। नर्मदापुरम नाम मध्य प्रदेश शासन ने तो कर दिया पर निर्वाचन आयोग ने नहीं किया। और पिपरिया विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ से ठाकुरदास नागवंशी के विरोध में स्वयं पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष आए, उनको नोटिस मिला जी। अशोक जोशी आए, श्रीपाद जोशी के लड़के, उनको पार्टी ने निकालना पर उन्होंने उसके पहले इस्तीफा दे दिया। तो वहां ठाकुरदास नागवंशी का विरोध तो जमकर हुआ है, परंतु उनके विरुद्ध वही चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से जो पहले भाजपा में थे, वीरेंद्र बेलवंशी। पुराने भाजपा के जितने लोग थे उन्होंने खुल के विरोध किया है ठाकुरदास नागवंशी का, और विरोध केवल ठाकुरदास का नहीं किया, उनके साथ कोई डब्लू नाम के व्यक्ति रहते हैं जो उनके राज्य समर्थक हैं, उनके विरोध। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये विरोध जो है ये तस्वीर बदल भी सकते हैं? जी जी जी। परंतु अभी ग्रामीण एरिया में जो बनखेड़ी बात करी हमने, पिपरिया के आसपास के क्षेत्रों में करी, यदि लाडली बहना ने मदद करी तो ठाकुरदास नागवंशी निकल भी सकते हैं, वरना वो सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इधर चूनी मालवा की बात करूं क्या? हाँ बिल्कुल करें सर, बिल्कुल करें। चूनी मालवा में प्रेम शंकर वर्मा, कभी कभी लोग कहते हैं कि भाग्य के भरोसे आदमी जीतता, कभी कहते हैं कर्म के भरोसे जीतता है, लेकिन चूनी मालवा का चुनाव प्रेम शंकर वर्मा संभवतः भाग्य के भरोसे जीतेंगे,
क्योंकि ओम रघुवंशी जो कांग्रेस के थे, अजय लाल रघुवंशी के बेटे, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा और चुनाव लड़ा और ताकत से लड़ा। और जो अजय पटेल खड़े हुए हैं वे आर्थिक दृष्टि से बहुत मजबूत है, जितने मजबूत है कल्पना नहीं की जा सकती। तो उन्होंने आर्थिक उपयोग भी पूरा किया चुनाव में। पिछले चुनाव से तुलना करें प्रमोद जी तो नर्मदापुरम संभाग का दृश्य जो आप रायसेन को छोड़ दें तो आप कैसा पाते हैं? यथावत रहेगा? पिछले चुनाव से तुलना करें वैसा ही कुछ दृश्य रहेगा या कुछ परिवर्तन घट सकते हैं? परिवर्तन में ऐसा लगता है कि एक सीट तो कांग्रेस को मिलना चाहिए इस जिले में। कौन सी सीट हो सकती है वो पिपरिया की संभावना ज्यादा है। पिपरिया की संभावना तो और इटारसी में अगर चुनाव नहीं फंसा तो डॉक्टर शर्मा जीते हुए हैं। लेकिन ऑटो अच्छा दौड़ रहा है और अगर भाग्य प्रबल रहा तो फटा पोस्टर निकला ऑटो। जी जी ये भी संभव है, ये भी संभव है। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं साहब रायसेन की। रह गया जी जी हाँ बताइए ना। और हाँ बोलिए। नागपुर में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे पुष्पराज पटेल, उनको जिला कांग्रेस पद से हटा के और कांग्रेस का टिकट दिया गया और वे उनकी जाति के आधार पर मुख्य चुनाव लड़ रहे हैं। गुर्जर जाति बहुत ज्यादा है उस क्षेत्र में, परंतु विजयपाल का ये चौथा चुनाव है। 3 चुनाव विजयपाल जीत चुके हैं यहाँ से और पिछले बार उनका अंतर 12-13 हजार का था। और इस बार भी ऐसा लगता है कि चुनाव बहुत संघर्षपूर्ण स्थिति में उसके निर्णय आएंगे, क्योंकि एन मौके पे पुष्पराज के पिताजी नहीं रहे थे चुनाव के 2-3 दिन पहले ही। जी और विजयपाल ने भी कोई कसर छोड़ी नहीं, खुद सीएम दो स्थानों पर आए, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर आए, पर इटारसी में कांग्रेस की एक भी सभा नहीं दिखी, कोई नेता नहीं आया इटारसी में। जी इटारसी में कांग्रेस की ना तो इटारसी में सभा हुई ना होशंगाबाद में सभा हुई। कमाल है साहब, वाह। ये भी आपने बड़ा अच्छा अपडेट दिया। मनोज मैं आपकी तरफ आता हूँ जी। रायसेन की अगर हम बात कर लें, सांची है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है और वहाँ से अच्छे नेता भी हैं, कैबिनेट मंत्री रहे जो। उदयपुरा पे देखें तो पूर्व मंत्री है जी। और अभी बड़ी चर्चाएं भी रहीं, कितनी सत्यता है क्या नहीं है, कि उदयपुरा सीट को लेकर काफ़ी बातें कही गई कि काफ़ी उलझनें रहीं उदयपुरा सीट में। अगर हम बात करें पूर्व जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इस रामपाल सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह अगर हम बात करें सांची की तो सांची सीट कैसी दिखती है? पिछली बार बड़ा अच्छा मार्जिन रहा था बाई इलेक्शन की। अगर मैं बात करूं रायसेन का एक छोटा सा जो मंजर, आप गए भी हैं, किस तरह का उस इलाके की तस्वीर आपके जहन में कैद हुई है? देखिए रायसेन में 3 सीटें हैं और मुझे लगता है 3-2 वहाँ दिखाई देगा, मैं सीधा कहूँ तो। और क्योंकि उदयपुरा में ऐसी खबरें आ रही है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम दौर में ठीक कर लिया। शिवराज जी जातिगत समीकरणों को भी देखें तो धाकड़ जो वोटर है वहाँ पर काफ़ी कुछ आता है, किरार जिसे कहा जाता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानकर चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत अच्छा चेहरा कांग्रेस की तरफ से भी है, तो मुकाबला है। लेकिन अंतिम दौर में जिस तरह की खबरें आ रही, हाँ रामपाल जी की जो सीट जिसे कहा जा सकता है वो देवेंद्र, उनके सामने खड़े देवेंद्र पटेल, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इस बार 2018 से ज़्यादा टक्कर है 2023 की। यानी अंतिम दौर तक मुझे लगता है जब हम देख रहे होंगे मतगणना वाले दिन तो ये एक कुछ नजर आएगा कि कौन आगे कौन पीछे। लेकिन ओवरऑल ऐसा मानकर चल रहे हैं कि इसमें कांग्रेस शायद बढ़त ले सकती है। और यदि हम बात करते हैं सांची की तो सांची में बहुत जीत का अंतर बड़ा लंबा था, 65,000 के लगभग था। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा जैसी खबरें आ रही। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 3-2 का रेशियो वहाँ दिखाई दे सकता है। लेकिन पूरे हम मध्य भारत की बात भी कर लें शरद जी, तो मध्य भारत से काफ़ी उम्मीदें बीजेपी को है। 1-2 सीटें कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बीजेपी मानकर चल। क्योंकि जिस तरह से हम देखें, अगर इधर से आगे बढ़ें, गुना की तरफ चलें, उसके पहले राघोगढ़ की तरफ चलें, राजगढ़ की तरफ चलें, तो यहाँ भी काफ़ी नज़दीकी मुकाबले की रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। क्योंकि जिस तरह से राघोगढ़ में किलेबंदी की कोशिश बीजेपी ने की है और जयवर्धन जी को घेरने का प्रयास किया है, लेकिन जी बंटी बना। लेकिन जो खबरें हैं कि आखिर एक जो वहाँ का एक जाना पहचाना और बहुत ही सर्वमान्य चेहरा होता है, उसको चुनौती देना भी आसान नहीं होता। लेकिन चुनाव को लेकर काफ़ी घेराबंदी की कोशिशें वहाँ से हुई हैं। राजगढ़ की भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी कड़े टक्कर के कुछ मुकाबले हैं और एक आध सीट पर हम ये भी सुन रहे हैं कि कुछ परिवर्तन जैसा घट सकता है। मैं एक बार फिर अपने मेहमानों की तरफ चलूँगा।
परिवर्तन की बात क्या आप में से किसी ने बहुत अधिक सुनी इस चुनाव में, या परिवर्तन बनाम लाडली बहना हो गया ये चुनाव? परिवर्तन यानी स्थानीय प्रत्याशियों के चेहरे जिनके 2-3 टर्म हो चुके हैं, 4 टर्म हो चुके हैं, क्या इस तरह की कोई लहर अजय जी आपने विदिशा आसपास की सीटों पर देखी? सही कह रहे हैं आप बिल्कुल शरद जी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये शुरुआती दौर में था। जब मतदान के 3-4 दिन पहले हम ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करने निकले तो तब बहुत सारे जगह ग्रामीणों का यह कहना था कि भैया इस बार तो हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन मतदान के दिन ये आश्चर्यजनक बात है कि मतदान के दिन इस तरह की जो चर्चाएं थी उसमें बहुत कमी थी। तब कहीं ना कहीं जो है महिलाओं की जो बात आ रही थी, महिलाओं का जो फीडबैक आ रहा था वो लाडली बहना को लेकर ज्यादा। चलिए मैं जल्दी से एक पवार साहब से भी क्विक रिएक्शन लेता हूँ। पवार साहब, क्या अजय जी की तरह बैतूल के आसपास और बैतूल में भी यही कुछ सुनाई दिया आपको? जी सर, बैतूल के बारे में कह सकते हैं कि जो भैजदई क्षेत्र है वहाँ बैतूल जिले में सबसे अधिक मतदान हुआ 84%। हाँ, तो भैजदई आदिवासी क्षेत्र है और 2 प्रतिद्वंदी एक बार फिर आमने सामने। अगर लाडली लक्ष्मी योजना ने कमाल दिखाया तो बैतूल से तो साहब ये मान के चलिए कि बैतूल की जो 5 सीट है उसमें शायद कांग्रेस को एक आध मिल पाए, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना अगर अच्छी चल गई तो आपकी घोड़ा डोंगरी सीट भी जीत सकती है भाजपा, और बैतूल भी जीत सकती है और भैजदई भी जीत सकती है। चलिए, तो लाडली बहना करेगी बेड़ा पार, बड़ा सवाल है। प्रमोद जी, आप परिवर्तन बनाम लाडली बहना कैसे देखते हैं दोनों को? यहाँ पर वो जो निर्दलीय प्रत्याशी थे ऑटो वाले जी, उन्होंने राजनीतिक शुद्धिकरण मंच के नाम पर चुनाव लड़ा। हाँ, जबकि भाजपा ने अपराध मुक्त विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ा जी। परंतु ये 2 भाइयों के आपस में चुनाव लड़ने से आप जो कह रहे हैं जनता के बीच में बहुत नाम है डॉक्टर शर्मा का, परंतु पेटी के अंदर क्या गया है, ईवीएम में क्या गया है, तो सड़क पर आप जो बोल रहे हैं वो दिख रहा है, या लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो दिख रहा है, पर डॉक्टर शर्मा का ये 6वां चुनाव है। रही बात सिवनी मालवा का, तो मैंने आपको बहुत स्पष्ट कर दिया कि वहाँ प्रेमशंकर जिले की पहली सीट अगर कोई निकल रही है तो वो सिवनी मालवा। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। मनोज। बिल्कुल, मुझे लग रहा है मैं प्रमोद जी के साथ ही जाऊंगा। पिपरिया की जो खबरें आ रही वो कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। होशंगाबाद पर मामला अटका हुआ है, वहाँ ऑटो दौड़ता हुआ दिख सकता है। और साथ ही हम बात करें सोहागपुर से बहुत टफ हो गया, अंतिम दौर में बहुत टफ चुनाव हुआ है। ओवरऑल पूरे मध्य की बात करें तो 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास 2018 में थी। ये संख्या 2025-26 माफ करिएगा 25-26 के नजदीक भी पहुंच सकती है। यानी मध्य भारत से बीजेपी को एक बढ़त मिलने की उम्मीदें हैं। कांग्रेस को काम करने की जरूरत थी, शायद उस जगह अपने प्रत्याशी तय करने में थोड़ी सी चूक कर बैठी। चलिए, ये इस पर मोहर लगाएगा कि ये सही है कि दावा है कि गलत है। 3 दिसंबर इस पर मोहर लगाएगा। और शुभकामनाएं कांग्रेस को भी हैं, शुभकामनाएं बीजेपी को भी हैं। और ये इसलिए हैं कि आप मजबूती से चुनाव लड़ते रहेंगे, टक्कर अच्छी रखेंगे तो आप भी सतर्क रहेंगे, मतदाता भी सतर्क रहेगा कि अच्छे प्रत्याशी दिए हैं। और लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया रामकिशोर जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, और बहुत धन्यवाद मेरे साथी स्टूडियो में मनोज जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ का एक्सक्लूसिव बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।